हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका समर्थ एग्जाम प्रेप पर। और लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने बात की थी वाटर रिसोर्स के बारे में और वाटर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी देखी थी, उसके हमने ग्राउंड वाटर रिसोर्स देखा था, सरफेस वाटर रिसोर्स देखा था, उसको प्रभावित करने वाले कारक देखे थे और डिस्ट्रीब्यूशन देखा था उसका इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। कौन सा स्टेट है वो ज़्यादा इसका इस्तेमाल करता है, कौन से स्टेट्स में इसका कम इस्तेमाल होता है, कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे हमने देखा था एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, किस सेक्टर में कितना इस्तेमाल है, इसके बारे में हमने बात की थी। आज हमारा लेक्चर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। तो मिनरल और एनर्जी रिसोर्स, तो ये बेसिकली क्या चीज़ है? ये चीज़ है हमारे खनिज संसाधन से संबंधित चीज़ है कि हमारे देश में जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं, आज हम इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही देखेंगे। तो खनिज संसाधन कौन से पाए जाते हैं और विशेष करके उसके अंदर रेफरेंस में दूसरा कौन सा दिया है? एनर्जी सोर्स। तो एनर्जी रिसोर्स में कौन सी बात आ जाएगी? एनर्जी रिसोर्स में अपने जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, या सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये कॉन्टेक्स्ट अपना इसके अंदर आ जाएगा। इसमें सवाल किस तरीके के पूछे जाएंगे? इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे मिनरल्स में एक क्वेश्चन होता है और से रिलेटेड कि कौन सा खनिज और कौन सा इसका अयस्क है, जैसे लोह का अयस्क कौन सा है, कोयले का अयस्क कौन सा है, इससे संबंधित आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे सवाल पूछा जाता है इनके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कि कौन सा स्टेट इनके प्रोडक्शन में पहले स्थान पे, कौन सा स्टेट इनकी इस तरीके से एक हायरार्की बना के, या एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जगह कहाँ पर है या इस जगह के अंदर किस चीज़ का उत्पादन होता है। इस तरीके के इसके अंदर आपसे क्या है सवाल पूछे जाते हैं। और कोई वैसी कोई स्पेसिफिक टर्म आएगी या कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसको हम क्या है लेक्चर के साथ साथ क्या करेंगे, डील करेंगे। लेकिन आपको क्या, क्यों, कैसे में किस चीज़ को दिमाग में रखना है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मिनरल के बारे में पढ़ रहे हैं, और किस तरीके की चीज़ें पूछी जाएगी इसके अंदर वो अपने को पता है। कहाँ है इसके लोकेशन देखेंगे और इसके ओर्स हैं उसको देखेंगे, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो मिनरल रिसोर्स में बेसिकली हम मिनरल्स को पढ़ते हैं तो किस तरीके से देखते हैं? हम उनको देखते हैं धात्विक और अधात्विक कैटेगरी में, हम उनको डालकर देखते हैं कि कौन से कितने खनिज हैं जिनके अंदर धातु का अंश पाया जाता है, कितने हैं उनमें अधातु अंश पाया जाता है। धातु की अगर अपन बात जाननी है तो अपने पता होना चाहिए धातु क्या होती है। धातु क्या होती है? धातु एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर अपनी चमक हो, जिसके अंदर एक तन्यता हो, जिसके तार के रूप में खींचा जा सके, आघातवर्धनीयता हो, तो वो क्या है? धातु होती है। और इनमें ज्यादातर क्या पाया जाता है? इनमें भी धातु में भी कौन सी दो तरीके की होती है? लोह धातु और एलो धातु। लोह धातु कौन सी होती है? जिनमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। एलो धातु कौन सी होती है? जिनमें लोहे का अंश नहीं होता अर्थात चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ मिनरल रिसोर्सेज में देखते हैं। मिनरल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस आधार पे इनको बांटा जाता है। तो अपने को ये बेसिक सी बात याद रखनी है कि इसको बांटने का आधार क्या है। ये छोटी छोटी जो सिंपल बातें हैं ये भी अपने लिए क्या है, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकती हैं। तो अपने को इस पे भी ध्यान देना है किस आधार पे बांटा जाता है। फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के प्रॉपर्टीज के आधार पे उसको क्या किया जाता है, बांटा जाता है। मेटलिक जो मिनरल्स है, दीज मिनरल्स आर रिच इन मेटल्स, एग्जाम्पल कॉपर, बॉक्साइट, आयरन, मैग्नीज, ईटीसी। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, फेरस और नॉन फेरस, जो अपन ने बात की थी लो धातु और एलो धातु। जो मेटलिक है ये कौन से हैं? ये है धात्विक। ठीक है, ये धात्विक है और इनमें भी ये दो कौन से हैं? लोह और एलो, यानी इनमें लोहा पाया जाता है, इनमें लोहा नहीं पाया जाता। ठीक है, इनमें आयरन की प्रधानता होती है, इनमें नहीं होती। ठीक है, जैसे कॉपर है, बॉक्साइट है, ये धात्विक तो है लेकिन ये लोह धात्विक नहीं है। तो इस तरीके से क्या है सवाल आपसे बनाया जा सकता है। ये एग्जाम्पल है, ये आपको क्या याद रखने हैं। अब नॉन मेटलिक जो मिनरल्स है उसकी बात करें तो दीज मिनरल्स डू नॉट हैव कंटेंट ऑफ मेटल्स। ठीक है, इनके अंदर क्या है? इनके अंदर मेटल नहीं पाया जाता। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, ऑर्गेनिक मटेरियल मिनरल्स और इनऑर्गेनिक मिनरल्स। ऑर्गेनिक होते हैं इनमें क्या पाया जाता है? इनमें जैविक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जीवांश से बनते हैं ये,
जीवांश से बनते हैं, मतलब इनके अंदर क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो जीव होते हैं उनके डिकम्पोज होने से, उनके दबने से, ताप दाब से, उन चीजों से ये बनते हैं। ठीक है, मेड अप ऑर्गेनिक मैटर ऑफ ब्यूरिड एनिमल एंड प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम। जब कोई जीवित तत्व है, पेड़ है या जंतु है, वो दब जाता है और बहुत ज्यादा ताप दाब पे अपन कायंत्रण में पड़ते हैं, जैसे कोयला, लकड़ी से क्या बनता है, कोयला बनता है, कोयले से क्या बनता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से हीरा। तो इस प्रोसेस में क्या है, इनको इस तरीके से देखा जाता है, जिनके अंदर ऑर्गेनिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कोल और पेट्रोलियम है तो उसे ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं, और जो इनऑर्गेनिक है वो कौन से हैं, इनके अंदर क्या है, ये नेचुरल तरीके से केमिकल फॉर्मेशन से बनते हैं, जैसे लाइमस्टोन है, ग्रेफाइट है, माइका है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल अपने को याद रखने हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, इन एग्जाम्पल के ऊपर आपको क्या करना है, फोकस करना है। नेक्स्ट देखते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, इनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक होती हैं। दीज मेन करैक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स आर एज फॉलोज। ठीक है, तो ये क्या क्या है, देयर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अर्थ सरफेस इज अनइवन। देखो ज्योग्राफी में अपन फिर वही बात कर रहे हैं, अपन ज्योग्राफी के अंदर अपन देखते हैं तो अपन को एक चीज पता है कि पूरे ग्लोब के अंदर चीजें क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। क्यों, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन, टेरेन, ये सब क्या है, अलग अलग तरीके की अलग अलग जगह पे है, तो कल्चरल फीचर्स भी, फिजिकल फीचर्स भी एक तरीके के नहीं है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में एक तरीके का जो मिनरल्स है वो क्या है, मिनरल्स का एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिनरल्स। ठीक है, गुड क्वालिटी मिनरल्स आर लेस इन क्वांटिटी एंड कंपेयर टू लो क्वालिटी मिनरल्स। ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स हैं वो मात्रा में कम पाए जाते हैं, इनके अंदर उल्टा संबंध है, जिनकी क्वालिटी अच्छी है उनकी मात्रा कम है, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या जिनकी संसाधनीयता कम है हमारे लिए, वो मात्रा में क्या है, ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट के तौर पे अपने को दोनों स्टेटमेंट याद रखने हैं। मिनरल्स आर एग्जिस्टेबल, ठीक है, और वन दे यूज्ड कैन नॉट रिप्लेनिश्ड immediately at the time of need, so minerals have to be conserved and used judiciously। ठीक है, तो अपन को ये चीज देखी अपन ने इसके अंदर कि ये क्या है, तत्काल एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एग्जॉस्ट हो जाते हैं मतलब अगर आप इनका बहुत ज्यादा अंधाधुंध इस्तेमाल करोगे तो इनकी एक लिमिट है, उसके बाद इनकी सीमा आ जाती है, इसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। और बहुत सारे रिन्यूएबल भी होते हैं लेकिन बहुत जल्दी ये रिप्लेनिश नहीं होते, मतलब इनकी पुनर्भरण बहुत जल्दी नहीं होता, तो इनका अपने को क्या है, बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए और इनका क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। तो ये सभी मिनरल्स के साथ जो बात है, ये इनकी बेसिक करैक्टरिस्टिक की बात की जा रही है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो देखो मिनरल्स तो लगभग हर चीज मिनरल है। मिनरल क्या है, जिनको माइन करके जिन चीजों को निकाला जाता है, बेसिकली उस तरीके से उसको देखा जाता है। ये सरफेस पे भी पाए जाते हैं बहुत से मिनरल, बहुत से खनन करके निकाला जाता है, लेकिन मिनरल की वैसे जैसे एक टर्म के रूप में देखे तो वो खनिज क्या है, जिनको खनन करके क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, तो अपन ने वहां पे देखा था उस चैप्टर के अंदर कि माइनिंग कितने तरीके की होती है, सरफेस माइनिंग भी होती है और कई बार क्या होती है, अपन जैसे होल करके, सुरंग बना के, ड्रिल करके माइनिंग करते हैं, तो वो अंडरग्राउंड माइनिंग भी होती है। ठीक है, तो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पेसिफिक चट्टानों के अंदर स्पेसिफिक टाइप का मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कि जो धात्विक लोहिक जो मिनरल हैं उनके अंदर विशेषता क्या होती है, वो ज्यादातर किस तरीके की चट्टानों में पाए जाते हैं, वो ज्यादातर आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। जैसा कि आपने फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी चट्टान पढ़ी थी आप, याद करो, अपनी 11th क्लास में आपने ये चीज पढ़ी होगी। आग्नेय चट्टान होती है एक तो, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, कायांतरित होती है। ठीक है, इन्हें मेटामॉर्फिक बोलते हैं। और तीसरी कौन सी होती है, तीसरी होती है अवसादी। ठीक है, इन्हें कौन सी बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानों में कौन सी खनिज पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों में ज्यादातर धात्विक खनिज क्या है, पाए जाते हैं, जो कि किनके साथ निकलते हैं, आग्नेय जो घटनाएं होती हैं, ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं, उनके साथ ये निकलते हैं। ठीक है, दूसरे हैं कायांतरित। कायांतरित क्या होती है, जब बहुत सी आग्नेय चट्टानें हैं और बहुत सी जो अवसादी हैं वो क्या होती है, लंबे समय में ताप और दाब की वजह से क्या है, अपना वो ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं, अपनी जो फॉर्म है उसको चेंज कर लेती हैं, तो वो कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। जैसे अपने देखा था कोयला ग्रेफाइट बन जाता है, फिर ग्रेफाइट क्या बनता है, हीरा बन जाता है। उसी तरीके से अवसादी चट्टानें होती हैं, सेडिमेंटेशन से जब कुछ चट्टानें बनती हैं तो वो क्या है, सेडिमेंट्री। अब अपने को ये चीज समझ में आ गई, चट्टानें 3 प्रकार की है। तो अब हम देखेंगे कि इंडिया में किस एरिया में किस तरीके की चट्टान है।
तो उस चट्टानों से अपने को क्या है, एक बेसिक आइडिया मिलेगा, एक बेसिक अपने को समझ मिलेगी कि कौन से एरिया में कौन सी चट्टान पाई जाती है और कौन से उसके अंदर कौन से मिनरल पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं मोस्ट ऑफ मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया ऑकर्स इन द पेनिनसुलर प्लेटू। अब देखो क्यों पाए जाते हैं, ये इंडिया है और ये अपने को क्या पता है, ये अपना दक्कन का पठार है। ठीक है, उल्टे त्रिभुज की आकृति का बना हुआ है, दक्कन का पठार है। ये कैसा है, ये आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। तो जितने भी अपने ज्यादातर मेटेलिक जो मिनरल्स हैं वो किसी भी पेनिनसुलर इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं, वो आग्नेय चट्टानों से बनी हुई क्रिस्टल चट्टानें हैं। ठीक है, रिवर वैली ऑफ दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी। ठीक है, तो नाम क्या है अपने को याद रखने, कौन कौन सी, दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी। इनमें क्या है, इनके अंदर 97% ऑफ कोल रिजर्व पाया जाता है। कोयला कैसी चट्टान है, कोयला एक अवसादी चट्टान है। ठीक है, अवसादी चट्टान है, तो अवसादी चट्टान होने की वजह से क्या है, सेडिमेंटेशन का है, नदी घाट सेडिमेंटेशन बड़ी मात्रा में होता है। तो यहाँ पे क्या पाई जाती है, यहाँ पे अपने कोयला पाया जाता है। सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ आसाम एंड ऑफशोर रीजन इन द अरेबियन सी, गुजरात एंड मुंबई हाई, ठीक है, आर द फेमस फॉर क्रूड पेट्रोलियम रिजर्व्स। और सेडिमेंट्री जो बेसिन है वो कहाँ है, आसाम का क्षेत्र है और पूरी पश्चिमी घाट के ऊपर असम, इसका गुजरात और मुंबई का क्षेत्र है, जहां पर अपने क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, क्रूड ऑयल पाया जाता है। न्यू रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम आल्सो हैव बीन फाउंडेड इन बेसिन्स ऑफ कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी बेसिन। केजी बेसिन जिसको बोलते हैं, केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है उसमें भी नए रिजर्व पाए गए। राजस्थान का जो क्षेत्र है, बाड़मेर जैसलमेर का क्षेत्र, उसके अंदर भी बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल्स रिसोर्सेज ऑकर इन द ईस्ट ऑफ द लाइन ऑफ लिंकिंग मैंगलोर एंड कानपुर। तो यहां तो मैंगलोर है, कहां पर, कर्नाटक में। ठीक है, और कानपुर कहां पर है, यहां यूपी में। तो इस लाइन के ईस्ट के हिस्से में क्या है, अधिकांश खनिज भारत के क्या हैं, पाए जाते हैं। जैसे यहां पे अपन देखेंगे तो ये तो कर्नाटक है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंगलोर है और यहां से यहाँ पे कानपुर, इस वाले क्षेत्र में ज्यादातर क्या है, अपने खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इस वाली क्षेत्र में, ईस्ट वाले क्षेत्र में हमारे अधिकांश खनिज क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन 3 ब्रॉड बेल्ट्स इन इंडिया। अब ये 3 बेल्ट्स के अंदर, ब्रॉड बेल्ट्स के अंदर इंडिया के अंदर बेसिकली पाए जाते हैं, जिनके बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अपन ने क्या चीज देखी, अपन ने ये चीज देखी कि भाई जो मेटेलिक है वो ज्यादातर दक्कन के प्लेटों पे पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, जो कि हमने पहले बात कर ली। दूसरी बात हमने क्या देखी कि सोन, गोदावरी, महानदी और इनका जो बेसिन है उसके अंदर क्या है, बहुत जितना भी भारत का कोयला उसका 97% कोयला पाया जाता है। तीसरी चीज हमने क्या देखी, जो बेसिन्स हैं, जैसे असम का अरेबियन बेसिन में, जैसे गुजरात और मुंबई के आसपास का क्षेत्र और पश्चिमी राजस्थान और केजी बेसिन, इनके अंदर क्या है, पेट्रोलियम पाया जाता है। क्या है, अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ठीक है, और ज्यादातर रिसोर्स है वो कर्नाटक और कानपुर को मिलाने वाली, मैंगलोर को कानपुर को मिलाने वाली जो रेखा है उसके ईस्ट में पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट के तौर पे आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। अब एक ये अपने आप में एक बात है कि कितने उसमें बांटा गया है, तो इंडिया को 3 ब्रॉड बेल्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, तो पहली कौन सी है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन कैसे हो जाएगा, ये अपना इंडिया है। ठीक है, तो नॉर्थ और ईस्ट इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो इसका जो ये क्षेत्र है पठार का, इस क्षेत्र के अंदर बात की जा रही है। ठीक है, आप ध्यान रखिए कि जो अपने पठारी क्षेत्र है ये ऊपर असम तक विस्तृत है, बीच में थोड़ा सा क्या है, सेडिमेंटेशन हो गया गंगा नदी के द्वारा, लेकिन ये ऊपर असम तक विस्तृत है। उसी सेंस में अपने को क्या है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, दिस बेल्ट इंक्लूड्स द रीजन ऑफ छोटा नागपुर, झारखंड, उड़ीसा, प्लेटू, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये अपने छोटा नागपुर, ये तो इसको तो क्या कहा जाता है, भारत का खनिजों का वही कहा जाता है, अजायब घर कहा जाता है छोटा नागपुर का जो प्लेटू है इसको। तो ये छत्तीसगढ़ से शुरू होके और इधर उड़ीसा, इधर झारखंड और इधर पश्चिमी बंगाल और ऊपर तक ये विस्तृत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर आयरन ओर, कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड माइका। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज मिनरल्स मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड हेयर। अब आपको याद होगा राउरकेला, भिलाई, वो जितने भी
अपने पंचवर्षीय शुरुआती योजना के अंदर जो बड़े लौह इस्पात के केंद्र लगे थे वो सारे किधर लगे हुए हैं, वो सारे के सारे इसी क्षेत्र के अंदर छोटा नागपुर का जो पठार वाला क्षेत्र है वहीं पे लगे हुए हैं। इसके दूसरे रीजन क्या थे, इसके रीजन थे कि यहाँ पे जल भी अच्छी मात्रा में नदियों का मिल जाता है, ठीक है, कनेक्टिविटी भी यहाँ से अच्छी है, सस्ता श्रम भी यहाँ पे मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लोहा, कोयला और चूना पत्थर जो कि लौह इस्पात उद्योग के लिए बहुत ही जरूरी तत्व हैं, तीनों के तीनों, वो तीनों एक ही स्थान पे स्थानीय स्तर पे मिल जाते हैं, जिससे इसका यहाँ पे क्या है, उत्पादन करना इकोनॉमिक होता है, ठीक है। तो इसी वजह से लौह उद्योग है वो इस क्षेत्र के अंदर संकेंद्रित हैं, ठीक है। द साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन, अब साउथ वेस्टर्न जो प्लेटू रीजन है उसमें कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, उसमें ये वाला क्षेत्र आ जाएगा, पश्चिम वाला, जिसमें कर्नाटक वाला, आंध्र प्रदेश वाला, महाराष्ट्र का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। दिस बेल्ट एक्सटेंड्स द लोअर कर्नाटक, गोवा, कंटिन्यूस अपलैंड्स ऑफ द तमिलनाडु एंड केरला। देखो यहां से शुरू किया है, इसको साउथ तक लेके गया है, ये केरला का क्षेत्र लिया है, तमिलनाडु का भी क्षेत्र लिया है, ये नीलगिरी विलगिरी की जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं उस वाला क्षेत्र जो यहाँ पे आके दोनों पे मिलता है, और गोवा और कर्नाटक का क्षेत्र इसके अंदर इसने लिया है। तो इसमें अपने को क्या है, ये जो रीजन है इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, थोड़ा सा याद रखना है इस चीज को कि नॉर्दर्न में इसने कौन सा क्षेत्र लिया है। तो आपके मैप में ये बिल्कुल आपको क्या है, क्लियर है ये चीज। एक बार आपको थोड़ा सा और मैं एक क्लियर इमेज बना के थोड़ा सा दिखा देता हूं, ये बार बार ये चीज आएगी, तो क्यों ना हम इसको एक बार कर ही लें इसके ऊपर काम। ये आपको कम विजिबल रहेगा शायद इसके अंदर, इसी से बनाता हूं। ये आपका मोटा मोटा इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला रीजन तो कौन सा लिया है इसने, पहला रीजन तो ये लिया है इसने, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू वाला रीजन। इसमें क्या है, इसने झारखंड को लिया है, इसने छत्तीसगढ़ को लिया है, इसने उड़ीसा को लिया और वेस्ट बंगाल को लिया है। दूसरा लिया इसने यहां से कर्नाटक को, तमिलनाडु को, केरला को और गोवा को, ठीक है। दूसरा रीजन इसने ये लिया है। इसमें अपन थोड़ा कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि आपकी तीनों बेल्ट अपन इजीली इसके अंदर दिखा पाए, ठीक है। तो ये तो नॉर्थ ईस्टर्न हो गई, ये साउथ वेस्टर्न बेल्ट हो गई। दो बेल्ट आपकी यहाँ पे आपको इजीली क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, फेरस मेटल्स एंड बॉक्साइट आर कंसंट्रेटेड हेयर अलोंग विद द हाई ग्रेड आयरन ओर, मैग्नीज एंड लाइमस्टोन। दिस बेल्ट इज रिच इन कोल पैक एक्सपेक्ट नवेली लिग्नाइट, ठीक है। नवेली लिग्नाइट कहां पर है, तमिलनाडु में है नवेली लिग्नाइट। इसमें क्या है, लो ग्रेड का क्या है, कोयला पाया जाता है, ठीक है। नवेली हैज लिग्नाइट कोल डिपॉजिट, ठीक है। लिग्नाइट कोयला इसके अंदर क्या है, पाया जाता है। डिपॉजिट्स ऑफ मोनोजाइट सैंड एंड थोरियम आर फाउंड इन केरला। अब ये केरला के जो बालू है, केरला के जो सैंड ड्यून्स है, उनके अंदर क्या पाया जाता है, मोनोजाइट पाया जाता है। मोनोजाइट क्या है, मोनोजाइट किसका अयस्क है, थ्योरियम का अयस्क है। थ्योरियम क्या है, एक परमाणुविक क्या है, खनिज है, जिसको फ्यूचर का एक वो माना जा रहा है, जिससे क्या है, यूरेनियम के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, जिससे फ्यूचर में जो आणविक ऊर्जा है उसके विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। और भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक है और केरला के अंदर ये सबसे बड़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। माइंस ऑफ आयरन ओर आर लोकेटेड इन गोवा। तो आयरन ओर कहां पाया जाता है, गोवा के अंदर आयरन ओर की क्या है, माइंस है, वो लोकेटेड है। तो ये अपने को ये दो बेल्ट अपने मोटी मोटी अपने इसके अंदर समझ में आ गई। और आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट बेल्ट के बारे में, तो द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसके अंदर, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर क्या चीज है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है तो इसके बारे में बात करते हैं। मिनरल्स ऑफ दिस बेल्ट आर एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स। देखो कडप्पा धारवाड़ जो आपने पढ़ी होगी फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में, चट्टानों की इंडिया के अंदर क्या है, नाम दिए हुए हैं, कडप्पा क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उनकी बात कर रहा है। तो धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स में क्या है, उस सिस्टम के तहत ये क्षेत्र आता है और ये बेसिकली फाउंडेड है गुजरात एंड राजस्थान वाला जो हिस्सा है उसके अंदर। मेजर मिनरल्स आर कॉपर एंड जिंक। राजस्थान इज रिच इन बिल्डिंग स्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, फुलर अर्थ एंड जिप्सम, ठीक है। तो ये राजस्थान की बात कर रहा है, गुजरात की बात कर रहा है, तो इसके अंदर बेसिकली ये इस क्षेत्र को ले रहा है, किसके अंदर,
नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर, ठीक है, इस बेल्ट के अंदर। और इसके अंदर कौन सी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, तो इसके अंदर धारवाड़ क्रम वाली चट्टान के अंदर क्या कह रहा है, ज्यादातर कैसे खनिज पाए जाते हैं, कॉपर और जिंक तो पाया जाता है, साथ में इसके अंदर जो पत्थर वाले जो खनिज हैं, जिनसे इमारती पत्थर जिनको अपन बोलते हैं, बिल्डिंग स्टोन को हिंदी में बोलते हैं इमारती पत्थर, उसका क्या कंसंट्रेशन इसके अंदर ज्यादा है। आपको पता है सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल और जिप्सम इनके लिए क्या है, राजस्थान बहुत ज्यादा फेमस है। मकराना का जो संगमरमर है उसी से क्या है, ताजमहल बनाया गया है। Some cement industries are also concentrated here due to the availability of dolomite and limestone, which are raw materials of these industry। अब जो कह रहा है कि भाई यहाँ पे क्या है, सीमेंट उद्योग के कारखाने काफी मात्रा में लोकेटेड है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि यहाँ पे लाइमस्टोन और ये एक साथ पाए जाते हैं, डोलोमाइट, और जो कि रॉ मटेरियल है किसके लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। गुजरात इज रिच इन पेट्रोलियम डिपोजिट, साल्ट इज आल्सो प्रोड्यूस इन गुजरात एंड राजस्थान। तो राजस्थान और गुजरात में साल्ट भी प्रोड्यूस किया जाता है और गुजरात के अंदर रिच डिपोजिशन है पेट्रोलियम की। लेकिन हालिया जो शोध हैं उनमें क्या चीज है, राजस्थान के अंदर गैस की और तेल की क्या है, बड़े डिपॉजिट पाए गए हैं और उनके अंदर क्या है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन भी क्या है, शुरू कर दिया गया है पिछले कुछ सालों में। अदर एरिया एंड रीजन्स, तो ये मिसलिनियस एक तरीके से अपन बोल सकते हैं। बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयन बेल्ट हैव मिनरल्स लाइक कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट and tungsten. Assam Valley has minerals, oil deposits. Beside the oil reserves are also found in offshore areas near Mumbai coast. मुंबई हाई से बोलते हैं, तो यहाँ पे मुंबई है, तो यहाँ पे क्या है, मुंबई हाई में भी तेल के क्या हैं, ऑफशोर रिजर्व पाए गए। ऑफशोर जिन्हें बोला जाता है हिंदी में अपतटीय, ठीक है, अपतटीय क्षेत्र हैं, उनके अंदर ये पाए गए हैं। असम में भी क्या है, इसके तेल के क्षेत्र पाए जाते हैं। और यहाँ ऊपर भी इसमें भी कह रहा है कि किस किस चीज, क्या क्या चीजें, कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट और यूरेनियम है, इसके भंडार क्या है, पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने बेसिक क्या कर लिया, 3 बेल्ट देख ली अपन ने, और थोड़े से जो मिसलिनियस इसने रीजन बताए ये बताएं। तो इसके साथ अपने को इसको करना किस तरीके से है, अपने को ये देखना है कि कौन सी बेल्ट किधर पड़ती है, उसमें किन किन स्टेट्स का इन्होंने नाम लिया है, बेसिकली उस बेल्ट के अंदर इन्होंने कौन से खनिज बताए हैं। मोटी सी बात तो यही है कि कितनी बेल्ट, मेजर बेल्ट बताई है, वो भी अपने को क्या है, याद रखना है एग्जाम के लिहाज से। तो इसी तरीके के क्या है क्वेश्चन आपसे वहां पे पूछे जाते हैं। अब क्या है, स्पेशल पैटर्न ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। आपने पहले क्या देखा था, मिनरल्स में मेटेलिक मिनरल्स देखा था, तो अब इसको क्या है, स्पेशल पैटर्न देखेंगे। तो स्पेशल पैटर्न का मतलब क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, मेटेलिक में पहला है फेरस मिनरल्स। फेरस कौन से होते हैं, लोहो वाले, जिनमें लोहो पाया जाता है, ठीक है। इंडिया इज वेल प्लेस्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट। अब ये पहला तो यही पूछ सकता है कि लोह में कौन कौन से आते हैं, तो आयरन और आता है, ठीक है, फिर दूसरा आता है मैग्नीज, ठीक है, और तीसरा आता है क्रोमाइट, ठीक है। तो ये अपने को क्या है, नाम याद रखने तीनों, क्रोमाइट, मैग्नीज, आयरन और। इनके इंडिया की कैसी अच्छी सिचुएशन है, ठीक है। दीज मिनरल्स प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफ द मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसमें क्या चीज है, बेसिकली इसमें ये चीज है कि अपने यहाँ पे उद्योग जो भी लगाए जाते हैं, तो अपने को एक बात क्या है पता है, उद्योगों के अंदर लोहो जो है वो क्या है, अपने आपको याद हो तो ये आधारभूत उद्योग है, आधारभूत धातु है, आधारभूत इंडस्ट्री है, कौन, लोह उद्योग, ठीक है। क्यों, क्योंकि लोहे से क्या बनाया जाता है, इसको बेसिक इंडस्ट्री भी बेसिक इंडस्ट्री बोला जाता है। बेसिक की क्या चीज होती है, आप एक याद रखो, बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिनको दूसरी इंडस्ट्री के अंदर जिनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कुछ भी चीज बनाओगे तो उसकी मशीनरी किससे बनाई जाती है, उसकी मशीनरी बनाई जाती है लोहे से, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही एसेंशियल है देश के अंदर, किस चीज के, देश के अंदर अदर इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए लोहा क्या है, बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये चीज इसके अंदर है, ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब एक एक के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो पहली चीज क्या है, आयरन ओर। आयरन ओर में क्या देखेंगे, इसमें अपन देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, कहां पाए जाते हैं, ठीक है। इसके कुछ वो हैं
आइस कहें उसके बारे में बात करेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, यही बातें अपन करने वाले हैं। ठीक है, इंडिया हैज लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व इन एशिया। एशिया के अंदर क्या है, भारत क्या है, लार्जेस्ट आयरन ओर का। अब इसमें लिख देगा इंडिया हैज लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व इन वर्ल्ड, तो क्या है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पर एशिया आएगा तो क्या है, सही है। इट्स सुपीरियर क्वालिटी ऑफ हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अब ये देखो ये क्या चीज है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, दो वर्ड आए आपके, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों क्या है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट। ठीक है, ये क्या है, ये आइस का है, किसके, लोहे के। ठीक है, और ये जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है ये बहुत ही हाई क्वालिटी के ओर्स माने जाते हैं, आइस माने जाते हैं। कौन, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। इनसे क्या है, बहुत अच्छी धातु निकलती है, बहुत अच्छी क्वालिटी का लोहा इनसे निकलता है। जैसे लोग कोयले में आपने देखा होगा, कोयले में कौन से थे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस लिग्नाइट, पिट, तो एंथ्रासाइट है वो बहुत उच्च क्वालिटी का। ऐसे ही हेमेटाइट और मैग्नेटाइट क्या है, उच्च क्वालिटी का लोहा है, और भारत के अंदर ये दोनों ही क्या है, बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी इंटरनेशनल डिमांड बहुत ज्यादा है। आयरन और माइंस ऑफ इंडिया आर फाउंडेड नियर द कोल फील्ड्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, जो कि अपन ने पहले भी देखा था। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू का क्षेत्र कौन सा था, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। ठीक है, उसके अंदर क्या पाया जाता था, गोदावरी वाला जो बेसन था उसके अंदर क्या पाया जाता था, कोयला पाया जाता था, और साथ में क्या है, वहां पे लोहा भी पाया जा रहा था। इसीलिए जितनी भी अपनी स्टील इंडस्ट्री थी वो शुरुआत से लेकर अब तक ज्यादातर उसी एरिया के अंदर क्या की गई है, स्टेब्लिश की गई है। ठीक है, रीजन विच इज एन एडवांटेज फॉर आयरन और इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2004 से 5 के बीच में देखें, इंडिया हैज अबाउट 20 बिलियन टन्स ऑफ आयरन और रिजर्व्स। फ्यू इंडियन स्टेट्स हैव अबाउट 95 ऑफ टोटल आयरन और रिजर्व्स इन इंडिया। ठीक है, तो कुछ स्टेट ही हैं जिनकी बात की गई है, नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट है मेनली जो बेल्ट वाले, उन्हीं के अंदर। और साउथ में कौन से में बात की थी, साउथ में कर्नाटक वाला और गोवा वाला क्षेत्र था, उसमें लोहा पाया जाता था। इन कुछ गिने चुने स्टेट की बात करी जाए तो इन्हीं को मिला के लगभग 95% क्या है, आयरन ओर है जो इंडिया का, इनके अंदर क्या है, पाया जाता है। ठीक है, अब आपके सामने ये स्टेट्स हैं जिनके अंदर आयरन ओर क्या है, पाया जाता है। तो अपने को क्या है, नाम याद रखना है। इनके अंदर कुछ जगह आई है, स्पेसिफिक जगह है। कई बार इन जगहों का नाम देके भी, जैसे सिविल सर्विस के पेपर में या स्टेट पीसीएस या कंपटीशन के पेपर में, राज्य का नाम ना देकर जो स्पेसिफिक जो खान है, कई बार उस खान का या उस जगह का नाम देकर भी उसका मिलान करवा लेता है कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो ऐसा सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि इसका संबंध क्या है, और नीचे 4 खनिजों के नाम दे दे कि इसका संबंध किससे है। तो जो मुख्य खनिज है उसके साथ उसको अपने को जोड़ के देखना है। ठीक है, तो पहला है ओडिशा। ठीक है, द इंपॉर्टेंट माइन आर लोकेटेड इन सुंदरगढ़, ठीक है, मयूरभंज, ठीक है, और झर। सुंदरगढ़, मयूरभंज और झर। ठीक है, तो ये 3 क्षेत्र हैं जिसके अंदर इसकी मुख्य जो खाने हैं वो क्या हैं, लोकेटेड हैं। गुरु मसानी, सोलीपेट और बादाम पहाड़, ये है बादाम पहाड़। ठीक है, बादाम पहाड़ इन मयूरभंज एंड ये 3 जगह हैं, कौन कौन सी, गुरु मसानी, सोलीपेट और बादाम पहाड़। ये कहां पर है, मयूरभंज में, जो अपन ने पहले बात कर ली। ठीक है, और बोनाई और किरब्रूस ये कहां पर है, सुंदरगढ़ में। सुंदरगढ़ की अपन ने पहले बात कर ली। ठीक है, इंपॉर्टेंट माइंस। ठीक है, झारखंड हैज ओल्डेस्ट माइंस इन इंडिया। झारखंड है, झारखंड के अंदर उड़ीसा की बात की जा रही है, झारखंड भी के अंदर भी क्या है, ओल्डेस्ट माइंस है वो पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट माइंस आर नोआमंडी एंड गोवा इन पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है उसके झारखंड क्षेत्र में, उसके अंदर ओल्डेस्ट माइंस हैं वो क्या है, पाई जाती हैं। और उनके अंदर कौन सी है, नोआमंडी एंड गोवा। ये अब गोवा, गुआ शब्द है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अभी गुआ खान है, पूछ ले गुआ कहां पर है, तो ये कहां पर है, ये झारखंड के अंदर है, इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात की जा रही है छत्तीसगढ़ की। द माइन बेल्ट फर्दर एक्सटेंड टू द
दुर्ग, दुर्ग क्षेत्र है, दंतेवाड़ा, ठीक है, बिलाईडीला और डल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा, बेलाडीला और दंतेवाड़ा और दुर्ग, इन क्षेत्र के अंदर क्या है, छत्तीसगढ़ के अंदर ये बेल्ट है, आगे एक्सटेंड हो जाती है, इस क्षेत्र के अंदर ये बेल्ट पाई जाती है, कौन सी, लो आइस्क वाली, ठीक है। फिर है कर्नाटक, इंपॉर्टेंट माइंस आर सुंदर होसपेट एरिया, बेलारी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा तो ये नाम आएगा आपके, जहां तक संभावना है, बेलारी क्षेत्र है। बेलारी क्षेत्र किसके खनन के लिए जाना जाता है, लोहेस के खनन के लिए जाता है। बाबा बोदन हिल्स है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ का। और चिकमंगलूर क्षेत्र है, ठीक है, ये कुद्रेमुख इन चिकमंगलूर, ठीक है, कुद्रेमुख की खाने हैं, बाबा बोदन पहाड़ी है और सुंदर हॉस्पेट है, ये बेलारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाती हैं। और ये सारी कौन सी है, टुमकुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ये कर्नाटक क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, झारखंड क्षेत्र है और उड़ीसा क्षेत्र है। तो ये चार ही राज्य हैं जिनके अंदर बेसिकली 95%, जिसने कहा था ना कि फ्यू स्टेट्स, तो इन चार स्टेट्स में लगभग 95% क्या है, आयरन ओर अपना पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो दूसरा लोह खनिज है, लोएस्क जिसके अंदर पाया जाता है, दूसरा जो है उसकी बात करते हैं, ठीक है। वो क्या है, वो है मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट रो मटेरियल विच इज यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लोहे को क्या करने के लिए, लोहे को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। स्टील बनाने के, स्टील में कन्वर्ट करने के लिए, उसको इस्पात में कन्वर्ट करने के लिए उसके अंदर मैग्नीज मिलाया जाता है। और स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरो अलॉयज, ठीक है। इट इज मेनली एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम बट फाउंड ऑलमोस्ट इन ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। ये मेनली किससे जुड़ा हुआ है, आपको याद रखना है, जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, जो कि जैसे धारवाड़ क्रम की चट्टान है, फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टान है, तो ये मेनली धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंदर पाया जाता है। ये आपको नाम याद रखना है, मैग्नीज मेनली धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, लेकिन सिर्फ उनमें नहीं पाया जाता, और ऑलमोस्ट क्या है, अदर रीजन में भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ओडिशा, इट इज द लार्जेस्ट मैग्नीज प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है इसके अंदर, उड़ीसा है, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द आयरन ओर बेल्ट of India has most of the manganese mines of Odisha. Important mines are located in the district of Bonai, केंदुझर और सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहंडी, ठीक है। तो ये क्षेत्र हैं, और बोलानगिरी, तो ये क्षेत्र हैं। इन क्षेत्र के अंदर किसमें, उड़ीसा के अंदर मैग्नीज की मुख्य मुख्य क्या है खाने, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, इन क्षेत्र के अंदर क्या है पाई जाती है, ठीक है। अब अपना कर्नाटक, कर्नाटक में धारवाड़, बेलारी, बेलगाम, नॉर्थ कनारा और चिकमंगलूर, शिमोगा, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है वहां का, और चेरादुर्ग और टुमकुर, इन क्षेत्र के अंदर क्या है, कर्नाटक की बेसिक जो मैग्नीज के जो खाने हैं वो इन्हीं क्षेत्र के अंदर क्या है पाई जाती है। आपको क्या करना है, इनके नाम हैं, इनके नामों को बेसिकली पहले तो क्षेत्र याद रखने हैं, कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इनके अंदर कुछ जो नाम दिए हैं, इन नामों को भी आपको कोशिश करनी है कि आप इसको क्या करें, याद रखें, क्योंकि कई बार थोड़ा सा पेपर को जब डीप बनाया जाता है तो सॉरी, जो अंदर की चीजें हैं, अंदर के जो नाम हैं, उनको भी क्या किया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है। लेकिन आपको बेसिकली मोटी मोटी तौर पे आपको राज्यों का तो पता ही होना चाहिए, किन राज्यों में पाया जाता है। एक जैसे इंपॉर्टेंट चीज आई है, किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो ये तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। साथ में ये जो नीचे के नाम हैं, ये भी आपको एक एक दो नाम हर स्टेट के क्या है याद रखने हैं, जो मेरे मोटे मोटे नाम हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में द मेन डिसएडवांटेज ऑफ इट्स माइंस आर that these are located away from the iron and steel plants। अब महाराष्ट्र में भी ये पाया जाता है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि वो स्टील प्लांट्स से और आयरन के जो प्लांट्स हैं उनसे दूर इसके भंडार पाए जाते हैं, तो वो इतनी इकोनॉमिक नहीं रह जाते, इतने लाभदायक नहीं रह जाते। नागपुर, ठीक है, भंडारा
एंड रत्नागिरी हैव मैग्नीज माइंस। तो ये 3 क्षेत्र हैं यहाँ पे, नागपुर है और भंडारा है और रत्नागिरी है। इनके अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, फिर है भाई मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमार, मंडला एंड झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है मैग्नीज माइंस। ठीक है, तो इनके अंदर एमपी में माइंस पाई जाती हैं। अदर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं मैग्नीज के, वो है आंध्र प्रदेश, गोवा एंड झारखंड। ठीक है, तो ये अपने को क्या है, नाम याद रखने हैं। आपकी बुक के अंदर इसका मैप भी बना रखा है, उस मैप को भी आपको एक बार ऐसे, जैसे ये वाला क्षेत्र है इंडिया का, तो ये तो उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया, ये कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, ये कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया और ये एमपी का क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो इन क्षेत्र के अंदर क्या है, जो इनके नाम दे रखे हैं, जिले तो आपको याद हो ही जाएंगे, एक दो बार देखोगे तो ये जो माइनर नेम है जो आपको बताए गए हैं, इन नामों को भी क्या है आपको याद रखना है, ताकि आप अगर थोड़ा डीप उसमें जाके क्वेश्चन बनाया जाए तो आप उसको इजीली डील कर पाए। नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में बात कर रहे थे। नॉन फेरस मिनरल्स क्या थे? जिनके अंदर जो खनिज हैं, जिनके अंदर क्या है, धात्विक खनिज तो है लेकिन इनके अंदर लोहा नहीं पाया जाता। तो इंडिया के अंदर लार्ज डिपॉजिट है किसका? बॉक्साइट का इंडिया के अंदर लार्ज डिपॉजिट है, जो किसका? इसका है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का अयस्क है। और एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, और बॉक्साइट के अलावा अन्य जो अलोह धात्विक खनिज हैं वो इंडिया के अंदर क्या है, कम पाए जाते हैं। तो आपको स्टेटमेंट के तौर पे ये चीज अगर दे तो आपको इस स्टेटमेंट को ढंग से समझना है कि भारत के अंदर लोहे वाले जो धात्विक खनिज थे उनके तो अच्छे भंडार थे, लेकिन अलोह धातु उनमें बॉक्साइट के अलावा अन्य जो खनिज है उनमें क्या है, भारत की स्थिति पिछड़ी हुई है, लेकिन बिहाइंड। ठीक है, मतलब पीछे पिछड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें बॉक्साइट पहला प्रकार है। बॉक्साइट में अपने क्षेत्र देखे हैं, बॉक्साइट में है उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अदर स्टेट्स। ठीक है, बॉक्साइट बेसिकली क्या है, मैन्युफैक्चरिंग किसमें, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाने में काम आता है। कहाँ पाया जाता है? बेसिकली लैटराइट रॉक्स हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है प्लेटू और हिल रीजन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, उनके अंदर ये पाया जाता है। उड़ीसा है, उड़ीसा इसका क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। ठीक है, इसके अंदर एरिया कौन से हैं, कालाहांडी है, संबलपुर है, बोलांगिरी है और कोरापुट है। ठीक है, झारखंड है, झारखंड के अंदर कौन सा, लोहरडगा के जो पेलेंट्स हैं, यही वर्ड आपके उसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पेलेंट्स हैं, हिंदी में भी यही वर्ड्स लिखा हुआ है, पेलेंट्स हैं कहाँ के, लोहरडगा के, वहां पे ये इसके भंडार हैं पाए जाते हैं। ठीक है, गुजरात है, गुजरात में भावनगर है, जामनगर है, इस क्षेत्र के अंदर इसके इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, किसके, बॉक्साइट के। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक प्लेटू का जो क्षेत्र है उसके अंदर इसके लार्ज डिपॉजिट है वो पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर का जो क्षेत्र है, बालाघाट का क्षेत्र है, उसके अंदर इसके अच्छे डिपॉजिट्स, इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स हैं वो पाए जाते हैं। अदर क्षेत्र की बात करें तो अदर एरियाज में है तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा आर अदर प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। तो हमने देखा कि ये बॉक्साइट है, ये क्या है, छितरी हुई अवस्था में भारत के अंदर कमोबेश साउथ के लगभग राज्यों के अंदर ये कम या ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन मेन स्टेट इसके हैं उड़ीसा जो कि इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, अब अपन नॉन मेटेलिक में ही बात करते हैं। तो नॉन मेटेलिक है लेकिन इनमें कौन सा है, ये नॉन फेरस है, मेटेलिक में नॉन फेरस। ठीक है, तो इसमें है कॉपर। ठीक है, कॉपर इज अलोएबल। ठीक है, कॉपर, तांबे की बात की जा रही है यहाँ पे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी चीजें। हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, सबके लिए ये चीज, तांबे की चीजें अपने घर में जो है उनको आप क्या करो, विजुअलाइज करो, तांबे की जो चीजें बनती हैं उसके लिए अलोएबल है ये। ठीक है, मेलिएबल है एंड ड्यूसेटाइल है। ठीक है, एंड इंडिस्पेंसेबल मेटल इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी तांबे की विशेषता क्या होती है, तांबे के अंदर अच्छी तन्यता होती है। ठीक है, मतलब इसके से अच्छे अपन क्या है, तार बनाए जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और
इसके अंदर जो विद्युत की सुचालकता होती है वो काफी अच्छी होती है, और प्रतिरोध है वो क्या है, काफी कम पाया जाता है। ठीक है, तो अपन ने देखा है कि कॉपर के क्या बनाए जाते हैं, कॉपर के तार बनाए जाते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका क्या है, काफी इस्तेमाल होता है। ठीक है, मेकिंग ऑफ वायर्स, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड जनरेटर्स बनाने में इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू गिव स्ट्रेंथ टू गोल्ड ज्वेलरीज। ठीक है, गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है उसको मजबूती देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो सोना होता है वो अपन कहते हैं ना 24 कैरेट खरा सोना, तो कोई भी जो 24 कैरेट सोना होता है उसकी कोई ज्वेलरी बनाई नहीं जा सकती, उसके अंदर 22 कैरेट तक ही सोना होता है, बाकी जो शुद्ध से शुद्ध सोना जिसका अपन कहते हैं कि बिल्कुल शुद्ध सोना है, और बाकी 2 कैरेट है वो उतनी मात्रा में इसके अंदर तांबा मिलाकर उसको एक स्टेबिलिटी प्रदान की जाती है। ठीक है, अपन इसकी बात कर लेते हैं, इसके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो इसके क्षेत्र है झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बालाघाट, राजस्थान में झुंझुनू और अलवर, आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडाला और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक में चित्रदुर्ग और हासन, तमिलनाडु में साउथ आर्कॉट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये इसके क्षेत्र हैं। तांबा बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ पे नहीं पाया जाता, और तांबे का क्या करते हैं, हम आयात करते हैं तांबे की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि आपने देखा था कि एलोधात्विक जो खनिज हैं हमारे यहाँ पे, उनमें धात्विक जो खनिजों में एलोधात्विक है उनमें बॉक्साइट ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और बाकी में हम क्या है, पिछड़ी अवस्था में हैं। तो तांबे में भी हमारी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन तांबा क्या है, उपयोगिता के आधार पर बहुत ही उपयोगी क्या है, एक खनिज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर इसकी काफी ज्यादा इसकी मांग रहती है। इसके अंदर जो विद्युत प्रवाहिता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, उन और प्रतिरोध इसका क्या है, कम होता है उसकी वजह से। ठीक है, अब है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की अगर बात करें तो इसमें है लाइमस्टोन, डोलामाइट, फॉस्फेट, माइका आर सम नॉन मेटेलिक मिनरल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, माइका इज द इंपॉर्टेंट अमंग देम while others are produced for domestic consumption। ठीक है, तो ये कौन कौन से बताए, लाइमस्टोन बता दिया, डोलोमाइट बता दिया, फास्फेट और माइका जो अब्रक को बोला जाता है। ठीक है, आर सम नॉन मेटेलिक, तो ये कैसे हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, इनके अंदर धातु नहीं पाई जाती, ये अधात्विक हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर इनका उत्पादन होता है। माइका क्या है, इंपॉर्टेंट है, माइका अब्रक के उत्पादन में पहले स्थान पर है भारत। ठीक है, और अदर जो है वो है, लेकिन उनका ज्यादातर का क्या कर लिया जाता है, डोमेस्टिक कंजप्शन ही कर लिया जाता है, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू भी इतनी ज्यादा नहीं होती। माइका इज मेनली यूज्ड इन दी इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री होती है, जो अपनी जो चिप विप होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो चिप होती है उनके अंदर काफी इनका क्या है इस्तेमाल, सेमीकंडक्टर जो चिप विप होती है उनके अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है, विच कैन बी स्प्लिट इनटू द वेरी थिन स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल शीट्स। ठीक है, ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस क्वालिटी इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर स्टेट कौन कौन से हैं किसके, माइका के, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, कर्नाटक है और अदर स्टेट्स हैं। झारखंड के अंदर क्षेत्र की बात करें तो हजारीबाग पठार का जो क्षेत्र है वो हाई क्वालिटी का जो माइका है वो प्रोड्यूस करता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है, वो इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है माइका का, इट प्रोड्यूस्ड बेस्ट क्वालिटी माइका। ठीक है, राजस्थान में लगभग एक 320 किलोमीटर लंबी एक बेल्ट है, जयपुर से भीलवाड़ा तक और उदयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर तक जाती है, जो क्या करती है, माइका का उत्पादन जहां पे किया जाता है। कर्नाटक में मैसूर एंड हसन का जो क्षेत्र है उसमें इंपॉर्टेंट वो प्रोड्यूसर है किसका, माइका का। अदर में अगर बात करें तो तिरुचिरापल्ली है, मदुरई है और कन्याकुमारी का जो क्षेत्र है तमिलनाडु में, कोयम्बटूर का और रत्नागिरी महाराष्ट्र में और आलेप्पई केरला में और पुरुलिया एंड बांकुरा वेस्ट बंगाल में। ये किसके लिए है, माइका के डिपॉजिट के लिए जाने जाते हैं। डिपॉजिट से उत्पादन इतनी बड़ी स्तर पे नहीं होता, लेकिन इनको अदर्स में इसीलिए रखा गया है। मेन जो प्रोड्यूसर है वो झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक है। मेनली क्वेश्चन आपसे मेन प्रोड्यूसर में से और थोड़ा डीप जाएगा तो उनमें से कोई स्पेसिफिक जैसे नेम है, कोई विशेष उत्पादक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम देकर पूछ लिया जाएगा। ज्यादातर संभावना यहीं से आपके क्वेश्चंस की क्या है बनेगी।
पर इस चैप्टर के अंदर क्या है, आपके काफी ज्यादा स्कोप है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस क्या है आपसे पूछे जाएंगे। एक बार मैं ये जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं कुछ जैसे ये इंडस्ट्री इस वाला एक इंडस्ट्री वाला जो लोकेशन बेस्ड है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी, एक क्लास में स्पेशली ज्योग्राफी थ्रू मैप्स ही आपकी लूंगा, जिसमें आपको मैं सिर्फ ये सारी चीजें अपने यहाँ पढ़ ली इनकी। ये यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम चीजें इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसमें क्लास थोड़ी लंबी भी हो जाती है ताकि आपकी कोई चीज छूटे नहीं। इंपॉर्टेंट कोई कंसेप्ट है, कोई लाइन है, वो आपको मैं अंडरलाइन करवा दूं आपकी बुक के अंदर, क्योंकि अभी इनिशियल लेवल में अगर आपने ये काम कर लिया तो जब अपन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स करेंगे तो अपन 3-4 क्लास में पूरे सिलेबस को क्या है कवर कर लेंगे। जो आपके CUT का जो सिलेबस है उसको अपन मैप्स के थ्रू कर लेंगे और आप विजुलाइज जब चीजों को करोगे तो और बेहतर तरीके से आपकी चीजें याद हो जाएगी। तो अपने को क्या है, थोड़ा सा भी पैसेंस रखना है, चीजों को अभी समझने पे बल देना है और यहां से जो अपना बेस बनेगा उसी से अपनी आगे की चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी। एनर्जी रिसोर्स की बात करी जाए तो एनर्जी रिसोर्स कौन से हैं, जो ऊर्जा का करते हैं, उत्पादन करते हैं, ऊर्जा के जो साधन हैं उनको उनकी बात की जा रही है। तो इनमें कौन से आएंगे, इनके अंदर कुछ जैविक भी हैं जिनको अपन मान लो परंपरागत कह सकते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, और नेचुरल गैस है। कुछ ऐसे हैं जो परंपरागत नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है, जैसे सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है, वो इसके अंदर इस तरीके से इनको क्या है देखा जाता है, ठीक है। तो एनर्जी रिसोर्सेज ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ये क्या करती है, एनर्जी को क्या करती है, कंज्यूम करती है, इनसे एनर्जी से ही चलती है, इनको क्या है पावर की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये कहां से प्राप्त होते हैं, ये जो मिनरल जो फ्यूल मिनरल्स हैं एक तरीके से उनसे हमें ये चीजें प्राप्त होती हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं, एक तो कन्वेंशनल है जिन्हें बोला जाता है परंपरागत, ठीक है। हिंदी में, हिंदी के स्टूडेंटों के कई बार ये टर्म है थोड़ी सी वो नहीं होती, तो ये आप, लेकिन आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि अगर पेपर में दोनों में दे रखा हो ना, दोनों लैंग्वेज में चीजें दे रखी हो, तो आपको जहां भी डाउट हो तो दूसरी लैंग्वेज में तत्काल देख लेना है ताकि आपको चीजें आसान हो जाए। एग्जाम में ऐसा बहुत बार होता है और बहुत सी टर्म ऐसी होती हैं जो इंग्लिश वाली ही मान्य होती है, पेपर पर लिखा होता है कि अशुद्धि होने की स्थिति में क्या है, इंग्लिश वाली टर्म ही क्या होगी, मान्य होगी। तो आपको इंग्लिश वाली टर्म भी एक बार देख जरूर लेनी है, ठीक है। तो ये परंपरागत होती हैं, ट्रेडिशनल जिनको कन्वेंशनल बोला जाता है, ठीक है। और ये कौन सी हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है, इसके अंदर ये चीज है। और दूसरी इसमें अब इसको क्या किया है, कन्वेंशनल को जो मैन जो 3 बताएं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इसको आपकी बुक में क्या है थोड़ा डिस्क्राइब करके डिस्क्रिप्शन में इसको डिस्क्राइब फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो कोल की बात करें तो कोल क्या है, कोल जब लकड़ी वकड़ी क्या है जब दब जाती है और उसका कायांतरण होता है, मेटामॉर्फिज्म होता है, तो उससे क्या बन जाता है, कोयला बन जाता है। ज्यादातर किन में पाया जाता है, नदी घाटियों में ये पाया जाता है, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड इन द जनरेशन ऑफ थर्मल पावर एंड स्मेल्टिंग आयरन ओर। पे कहाँ पे जरूरत पड़ती है, जब हम तापीय ऊर्जा पैदा करते हैं वहां पे, जैसे अब भाप की जो चीजें बनती थी, भाप का इंजन बना था, उसकी शक्ति का केंद्र क्या था, कोयला था, ठीक है। और आयरन ओर को जो स्मेल्टिंग की जाती है वहां पे भी अपने को कोल की जरूरत पड़ती है। इंडिया हैज अबाउट 80% ऑफ बिटुमिनस कोल विच इज ऑफ नॉन कुकिंग ग्रेड। अभी नॉन कुकिंग ग्रेड क्या होती है, कुकिंग कोयला होता है जो उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, बहुत ही उच्च क्वालिटी का। तो लेकिन इंडिया के पास क्या है, जो भंडार है उसका 80% क्या है, बिटुमिनस है, जो कि नॉन कुकिंग है, ठीक है। इट इज फाउंड इन 2 रॉक सीक्वेंस लाइक गोंडवाना कोलफील्ड्स और टर्सरी कोलफील्ड्स। 2 उनमें क्रमों में पाया जाता है। 2 क्रम जो होते हैं, सीक्वेंस हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रम, मतलब आप एक तरीके से जैसे बोलते हैं धारवाड़ क्रम और कुड़प्पा क्रम, इस तरीके से जो कड़प्पा सीक्वेंस और धारवाड़ से इस तरीके से इसको बांटा है। तो गोंडवाना सीक्वेंस जो कोलफील्ड्स हैं गोंडवाना क्षेत्र की, और ट्रसरी काल के जो हिमालयन क्षेत्र है, जो ट्रसरी काल की जो चट्टानें बनी है, उन 2 के अंदर क्या है ये पाया जाता है। गोंडवाना कोलफील्ड्स की बात करी जाए तो गोंडवाना कोलफील्ड का जो कोयला है ना, वो बेसिकली क्या है, अच्छी क्वालिटी का कोयला है, उच्च ग्रेड का कोयला है कंपेरेटिवली ट्रसरी वाला, ठीक है। बस ये एक मोटी चीज आपको क्या है ध्यान रखनी है। दामोदर वैली इज द इंपॉर्टेंट कोलफील्ड इन इंडिया। दामोदर नदी घाटी का जो क्षेत्र है वो इसका एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। झारखंड एंड वेस्ट बंगाल कोल हैव द एंटायर एरिया ऑफ दिस कोलफील्ड। झरिया लार्जेस्ट कोलफील्ड है, झरिया, ठीक है। रानीगंज ये सेकंड क्षेत्र है, ठीक है। बोकारो, गिरिडीह
और कर्णपुरा आर द इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स ऑफ दिस वैली। कौन सी? दामोदर वैली। और ये है कौन से क्षेत्र में? झारखंड और वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में। अदर रिवर वैलीज आर गोदावरी, महानदी एंड सोन। जैसा कि पहले भी अपने नाम आया था, और नदी गोदावरी, महानदी, सोन है। मुख्य नदी कौन सी है? दामोदर नदी। और वो कौन से क्षेत्र? झारखंड और वेस्ट बंगाल वाला जो क्षेत्र है उसको क्या करती है? कवर करती है। और उसके अंदर झरिया, गिरिडीह, रानीगंज, बोकारो, ये जो क्षेत्र हैं ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। ठीक है। टर्सरी कोल फील्ड्स हैं, तो ये इनके इंपॉर्टेंट स्टेट हैं मेघालय, ठीक है, दारानगिरी, चेरापूंजी, मेवलोंग और लांगरीन। ठीक है, ये कहां पर है? मेघालय में है। लैंगरीन, दारांगिरी और चेरापूंजी और मेवलोंग। असम में माकुम, जयपुर। अभी ये नाम थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, जयपुर तो भाई राजस्थान की राजधानी है, लेकिन कोयले के कॉन्टेक्स्ट में अगर दे दे कोयला पाया जाता है जयपुर, मिलान के लिए जगह का नाम दे दे, जैसे ऐसे बोकारो, गिरिडीह, जयपुर, और कोई एक और नाम दे दे, तो जयपुर ये किस कॉन्टेक्स्ट में दिया जा रहा है? असम वाले कॉन्टेक्स्ट में। आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आपको इसको इसी तरीके से याद रखना है। आपसे एक क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कई बार 1-2 क्वेश्चन पेपर में बनाए जाते हैं। ठीक है। और नजीरा, ठीक है, तो ये क्षेत्र कहां पे है? असम में है। अरुणाचल प्रदेश में नामाचिक और नामपुर, जम्मू एंड कश्मीर में कालाकोट और अदर नागालैंड स्टेट में पाए जाते हैं। कौन से? टर्सरी वाले। ठीक है। अदर कोल फील्ड्स की बात की जाए, बिसाइड द ब्राउन कोल और लिग्नाइट कोल ऑकर्स इन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात एंड जम्मू कश्मीर। इसके अलावा इन क्षेत्रों में भी क्या है? लिग्नाइट कोल क्या है? पाया जाता है। लिग्नाइट कोल क्या है? अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं माना जाता, जो जलने के साथ क्या करता है? राख भी अधिक बनाता है, धुआं भी अधिक देता है और ऊर्जा कम देता है, तो कम इको फ्रेंडली है। और कोकिंग कोल तो भारत के अंदर कम मात्रा में पाया जाता है, ये अपने पहले ही बात कर ली। ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है इसमें? ऊर्जा वाले में पेट्रोलियम। कौन सा है ये? कन्वेंशनल, जिसका मतलब बहुत ज्यादा उपयोग होता है दुनिया भर में, भारत में। ठीक है। क्रूड पेट्रोलियम कंसिस्ट द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट वेरिंग इन केमिकल कंपोजिशन। इसके अंदर क्रूड ऑयल होता है, इसके अंदर क्या चीज होती है? हाइड्रोकार्बन होता है लिक्विड और गैसियस फॉर्म के अंदर, जिसके कंपोजिशन क्या है? वेरी करता है, जरूरी नहीं एक जैसा हो, कलर और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। तो कलर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो इसको क्या, इसकी उसको प्रभावित करती है। ठीक है। इट इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल इंटरनल कंबस्टन, जो इंजन्स होते हैं ऑटोमोबाइल के, रेलवे के, एयरक्राफ्ट के, जो आधुनिक इंजन्स हैं उनके अंदर, कंबंशन के अंदर ये क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोलियम। ठीक है। ओके। इट इज आल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या किया जाता है? पेट्रोलियम के उत्पाद बनाए जाते हैं। भारत का मोस्ट ऑफ जो आयात है उसमें पहले नंबर पे मोस्ट ऑफ टाइम कौन रहता है? पेट्रोलियम रहता है। और भारत के निर्यात में क्या होते हैं? पेट्रोकेमिकल गुड्स, यानी कि हम रिफाइनरी के अंदर पेट्रोकेमिकल्स गुड्स बना के और उनको फिर क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो इससे फिर क्या बनाए जाते हैं? फर्टिलाइजर, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन, वैसलीन, लुब्रिकेंट्स, वैक्स, सोप, कॉस्मेटिक्स, ये सब क्या है? पेट्रोलियम के उप उत्पाद हैं, पेट्रोलियम से ही बनाए जाते हैं। वैसलीन है, जेली है, ये सारी चीजें इससे बनाई जाती हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड लिक्विड गोल्ड ड्यू टू द स्कार्सिटी एंड डिफरेंट यूजेस। इसकी कमी के चलते और इतने ज्यादा उपयोगों के चलते इसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तो आपको ये टर्म क्या है? ऐसी टर्म को अपने को तत्काल अंडरलाइन कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। लिक्विड गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? पेट्रोलियम को जाना जाता है। ठीक है। क्रूड ऑयल इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, तो यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ऑफ टर्सरी एज, और ये ज्यादातर कौन सी एज की है? ज्यादातर क्या टर्सरी एज की चट्टानों में ही पाया जाता है। बिफोर इंडिपेंडेंस डिगबोई वाज द ओनली क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया। डिगबोई कहां पर है? असम में। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1956 ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वाज सेटअप। पर उसके बाद हमने क्या किया? ऑयल एंड गैस कमीशन क्या कर दिया? सेटअप कर दिया। और उसने देश के अन्य क्षेत्रों के अंदर भी क्या करना शुरू कर दिया? R&D करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद हमें गुजरात का क्षेत्र है, मुंबई का क्षेत्र है, केजी बेसिन है, राजस्थान के क्षेत्र में भी तेल के, नेचुरल इसके गैस के और तेल के क्या है? नए भंडार मिल गए। ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑयल जो प्रोड्यूसिंग रीजन्स कौन कौन से हैं?
उसके बारे में एक बार देखते हैं। असम का डिगबोई, नाहरकटिया और मोरान, ठीक है। गुजरात और मुंबई हाई, अंकलेश्वर, कोलाल, महसाना, नवागाम, कोसंबा एंड लुंज, ठीक है। कृष्णा गोदावरी का जो क्षेत्र है उसमें कृष्णा गोदावरी बेसिन इज आल्सो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व इन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इसके अंदर भी क्या है, अब नए भंडार क्या है, पाए गए हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया। अभी ये ऑयल है, इसको क्या किया जाता है, इसको रिफाइंड किया जाता है, इससे उप उत्पाद बनाए जाते हैं ना। हम देख रहे थे पेट्रोलियम के जो उप उत्पाद होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स गुड्स होते हैं, वो इन रिफाइनरीज के अंदर क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। लोहे इसको क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, और अदर जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है, बनाए जाते हैं। फील्ड बेस्ड रिफाइनरीज यानी जहां पे तेल निकलता है वहीं पे रिफाइनरी होना, ठीक है। तो डिगबोई इज एन एग्जांपल ऑफ फील्ड बेस्ड रिफाइनरी। डिगबोई कैसी है, जहां पर तेल निकल रहा है वहीं पे हमने रिफाइनरी बनाई हुई है असम के अंदर, ठीक है। मार्केट बेस्ड रिफाइनरीज, ठीक है। तो ये बरौनी इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट बेस्ड रिफाइनरी। देयर आर टोटल 21 रिफाइनरीज एज ऑन जून 2011, ठीक है। तो अभी अपने को एक बार नया डाटा भी आपको क्या है, प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये तब तक का डाटा है, और अगर कोई चीज़ ऐड होगी तो आपको ऐड ऑन करके बता दी जाएगी। लेकिन आपकी बुक में जिस तरीके से चीज़ मेंशन की गई है, कोशिश है कि क्वेश्चन ज़्यादातर उसी फॉर्म में आएगा एग्जाम में, लेकिन कुछ थोड़ी सी चीज़ें करंट बेस्ड भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जो कि आपको जनरल नॉलेज के तौर पे वैसे भी जान लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो जीएस का एक पेपर है जिसके अंदर आपकी जनरल नॉलेज आएगी, जनरल नॉलेज की चीज़ आएगी, उसके अंदर क्या है, अपडेट और करंट की थोड़ी सी टचली हुई चीज़ें भी उसके अंदर आएगी, तो उसको आपको करंट के रेफरेंस में देखना होगा। ज्योग्राफी डोमेन की बात करें तो इसका सिलेबस क्या है, स्पेसिफिक है, और आपके एनसीईआरटी के बिल्कुल चैप्टर स्पेसिफिकली दे रखे हैं। तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन है, डाटा है, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आएंगे, ठीक है। और कोई अपडेट होगी, कुछ चीज़ होगी, तो वो आपको एक एक्स्ट्रा जो क्लास है कि मटेरियल का जो एक सेगमेंट है उसके अंदर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फिर है नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस के अंदर क्या है, इट ऑकर्स अलोंग विद ऑयल एज वेल एज सेपरेटली इन गैस रिजर्व्स। अभी जो तेल के क्षेत्र हैं उनके साथ भी पाया जाता है, और उसके अलग भी ये क्या है, पाया जाता है, ठीक है। दीज गैस रिजर्व्स आर लोकेटेड अलोंग विद ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। ये नाम अपने को याद रखने हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। गुजरात एंड महाराष्ट्र हैव ऑफशोर वेल्स, ठीक है, जिसे बोला जाता है हिंदी में अपतटीय, मतलब तट से दूर, ठीक है, ऑफ नेचुरल गैस। अकॉर्डिंग टू द सर्वे रिपोर्ट देयर आर इंडिकेशन ऑफ ह्यूज गैस रिजर्व्स इन रामानाथपुरम इन तमिलनाडु स्टेट। अब आपको क्या है, इसको याद रखना है, ये नया आपके लिए क्या है, एक स्पेसिफिक मेंशन करके कि एक सर्वे रिपोर्ट क्या कर रही है, जैसे केजी बेसिन बता रही थी तेल का नया क्षेत्र, उसी तरीके से गैस का नया क्षेत्र कहाँ है, रामानाथपुरम तमिलनाडु स्टेट के अंदर बताया जा रहा है, ठीक है। नए शोध में तो ये भी बात पता चली है, पर ये क्या है, ज्यादातर 11 तक के क्या है डाटा आपके इसमें दिए हुए हैं, पर नए शोध में क्या है, राजस्थान के अंदर भी क्या है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, और नेचुरल गैस और तेल के राजस्थान के अंदर इकोनॉमिक प्रोडक्शन होना क्या है, शुरू हो गया है, ठीक है। अभी अपना है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल जिसको मतलब हम परंपरागत तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, उसकी बात की जा रही है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, अनलाइक कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आर रिन्यूएबल, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये नव्यकरणीय होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, मतलब इनको इनके भंडार को, ये भंडार एक बार में इस्तेमाल करने पे समाप्त नहीं होते, ये रिसाइकल होते, रिन्यू अपने आप ही नेचुरली होते रहते हैं। सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल और बायोमास जो एनर्जी है वो इसके अंदर आती है, ठीक है। तो ये क्या है, ज़्यादा इको फ्रेंडली है, ज़्यादा सस्टेनेबल टाइप ऑफ एनर्जी है, ठीक है। देयर यूज एंश्योर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज दीज आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड चीपर एनर्जी सोर्स। देखो ये चीज अपने सामने आ गई है। न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स की अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स हैज इमर्ज एज ए फिजिबल सोर्स इन रिसेंट टाइम्स। अब क्या है, या अब पहले तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा महंगी भी थी
और सुरक्षित नहीं थी। लेकिन अब क्या है, ये एक व्यवहारिक उसके अंदर आ गई है, क्योंकि अब तकनीकी विकास काफ़ी ज़्यादा हो गया है और इसका इस्तेमाल भी बड़े स्तर पे अब किया जा रहा है। यूरेनियम एंड थोरियम आर मेन मिनरल्स दैट आर यूज्ड इनटू देन टू जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी। अब जो नई जनरेशन के जो वो इनकी जो लगाई जाती है परमाणु भट्टी जिसको बोलते हैं, ये इनके जो सेंटर्स बनाए गए हैं उनके अंदर यूरेनियम तो इस्तेमाल होता था, लेकिन फ्यूचर में थ्योरियम की भी काफ़ी संभावना देखी जा रही है। थ्योरियम कहाँ है? अपने केरला में मोनोजाइट की जो चट्टान है उनके अंदर सबसे ज़्यादा भंडार विश्व में पाए जाते हैं। ठीक है, यूरेनियम डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पर हैं? इट इज फाउंड इन धारवाड़ रॉक सिस्टम। इंपोर्टेंट रीजन्स आर झारखंड, ठीक है, झारखंड में कहाँ पे? सिंहभूम, ठीक है, अलोंग विद द कॉपर बेल्ट। राजस्थान में उदयपुर, अलवर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, छत्तीसगढ़ में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, ठीक है, भंडारा डिस्ट्रिक्ट और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन यहाँ पे अपने जब ये जो यूरेनियम के भंडार हैं ये बहुत ज़्यादा रिच और बहुत बड़े भंडार नहीं है, इतने बड़े भंडार नहीं है कि हमारी आवश्यकता की क्या करें, पूर्ति कर सकें। इसलिए हम क्या है, कजाकिस्तान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, कनाडा के साथ किसका यूरेनियम का क्या करते हैं, समझौता कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे को क्या है वहाँ से इंपोर्ट कर सकें। कहाँ से? कनाडा से, कजाकिस्तान से हम यूरेनियम इंपोर्ट कर सकें। थ्योरियम डिपॉजिट्स, अब दूसरा हमने देखा था कि यूरेनियम के साथ थ्योरियम भी क्या है, परमाणु खनिज है, धातु, ये परमाणु खनिज है जिसको फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाएगा इसके अंदर। इट इज़ फाउंड वेरी फ्यू प्लेस इन इंडिया। भारत की बहुत कम जगह पे पाया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जगह कम है लेकिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एग्जाम के लिहाज से हमारे लिए अच्छी चीज़ है, कम जगह पे पाया जाएगा, कम जगह याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे खनिज क्या है, मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, कम जगह पे पाए जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा एग्जाम के लिहाज से भी और इकोनॉमी के लिहाज से भी। क्यों? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसकी इंडस्ट्री को लोकेट करना, वो क्या है, स्पेसिफिक हो जाएगा। गवर्नमेंट को क्या है, उसको प्लान करने में, उसको इंडस्ट्री लगाने में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में स्पष्ट रणनीति गवर्नमेंट को मिल जाएगी। इट इज फाउंड इन वेरी फ्यू प्लेसेस लाइक केरला, मोनोजाइट एंड लिमोनाइट, इल्यूमिनाइट जो बीच सैंड है उसके अंदर ये पाई जाती है। पलक्कड़ और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पलक्कड़ और कोल्लम में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम क्षेत्र में, उड़ीसा में महानदी रिवर डेल्टा के अंदर। दीज थ्री स्टेट्स हैव वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनोजाइट डिपॉजिट्स। द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी वाज स्टार्टेड आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट। जो अपने 1954 में क्या बना था, भाभा इंस्टीट्यूट बनाया था हमने, उसके साथ ही ये शुरू हो गया था। ट्रोम्बे में हमने पहले क्या की थी, एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट ट्रोम्बे में बनाया था, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन 1967 इसको रीनेम कर दिया गया था। क्यों? भारत में जो एटॉमिक एनर्जी है, इनके पितामह किसको कहा जाता है, फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंडिया में किसको कहा जाता है, तो ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को ही कहा जाता है। इसी वजह से इसी का ट्रॉम्बे वाली जो एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट थी उसका नाम भाभा एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर कर दिया गया 1967 में। ये आपसे एग्जाम जीके वाले सेक्शन में भी और इस वाले जनरल नॉलेज में भी और इसमें भी दोनों में पूछ सकता है, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र, राउत बाटा नियर कोटा राजस्थान, यानी है बिल्कुल चित्तौड़ में ये, पर नियर कोटा इसलिए दिया है। और कल्पक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक और काकरपारा गुजरात। ये क्या है, न्यूक्लियर पावर साइट्स हैं। यहाँ पे क्या है, हमारी जो परमाणु भट्टियां हैं वो लगाई गई हैं, ठीक है। अब अपने यहाँ है सोलर एनर्जी। ये बिल्कुल ही रिन्यूएबल है और बिल्कुल ही क्लीन एनर्जी है, और इसकी बात चल रही है। अभी सोलर अलायंस का मुख्यालय बनाया गया है कहाँ पे, गुरुग्राम के अंदर हरियाणा में। और ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, भारत के अंदर है, ठीक है। सन एनर्जी ट्रैप्ड बाय टू मेथड्स, फोटोवोल्टिक मेथड से, सेल से, और सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी से क्या की जाती है, उसको अपने यहाँ पे ट्रैप कर लिया जाता है और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में, जिसे सोलर एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। ये सिंपल सी आपके लिए एक बात होगी। इट्स कंस्ट्रक्शन इज इजी, इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट कंपेटिटिव।
इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना, बनाना इको फ्रेंडली भी है, आसान भी है और आर्थिक भी पड़ता है, कॉस्ट फ्रेंडली भी है। ठीक है, इट इज 7% एंड 10% आर मोर इफेक्टिव देन कोल एंड ऑयल बेस्ड प्लांट्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी रेस्पेक्टिवली। ये जो कोयल बेस्ड और ऑयल बेस्ड प्लांट्स होते हैं उनसे तो 7% और न्यूक्लियर बेस्ड जो प्लांट होते हैं उनसे 10% ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, हीटर्स, ड्रायर्स, कुकर्स एंड अदर हीटिंग अप्लायंसेज होते हैं यूज सोलर एनर्जी मोर देन अदर्स। ठीक है, इनके अंदर क्या है, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हीटर, कूलर, इनके अंदर क्या है, कुकर के अंदर, ड्रायर के अंदर इनके बहुत जल्दी इसका इस्तेमाल किया जाता है सोलर एनर्जी का। ठीक है, गुजरात, राजस्थान एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैव हायर पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। अभी आपने करंट न्यूज में अगर कहीं पढ़ा होगा तो देखा होगा कि भाई भड़ला, जोधपुर में, राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा क्या है, सोलर संयंत्र लगाया गया है। अभी उससे बस कुछ समय बाद अभी पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा, जो कच्छ गुजरात में लगाया जा रहा है, लेकिन अभी वो शुरू नहीं हुआ है। अभी पहले नंबर पे कौन सा है, भड़ला वाला है, राजस्थान वाला। अभी कच्छ में बनाया जा रहा है लेकिन अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे वो स्टार्ट होगा वो पहले नंबर पर आ जाएगा। इस क्षेत्र में क्या है, काफी डेवलपमेंट अब इंडिया में हो रहा है और काफी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, विंड एनर्जी की बात करें तो इसमें क्या है, हवा की जो ऊर्जा है उसको टरबाइन के माध्यम से, जो पवन चक्की होती है उसके माध्यम से क्या किया जाता है, उसको इलेक्ट्रिक उसमें बदलकर इस्तेमाल किया जाता है। विंड एनर्जी इज नॉन पोल्यूटिंग एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, थ्रो टरबाइन मशीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो गतिज ऊर्जा होती है हवा की, उसको डायरेक्टली किसमें बदल दिया जाता है, उसको विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। किसके द्वारा, टरबाइन इंजन के द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय परमानेंट विंड सिस्टम लाइक ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और सीजनल विंड्स लाइक मानसून विंड्स। अब ट्रेड विंड जो होती हैं, वेस्टर्ली विंड होती हैं, या आपने ज्योग्राफी में पढ़ी हैं, व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं, या जो स्थानीय स्तर पे जो सीजनल विंड्स चलती है, मौसमी हवाएं चलती है जैसे मानसून, उनके द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन आल्सो बी डन बाय लोकल विंड्स, लैंड एंड सी ब्रिज। स्थानीय स्तर पे चलने वाली हवाएं, सी ब्रिज जो कोस्ट पे चलती है, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज जो चलती है परमानेंट तरीके से, आपने ज्योग्राफी में पढ़ी है ये चीज कि तट से रात्रि के समय पे समुद्र क्या है का तापमान ज्यादा रहता है रात्रि के समय में, तो लैंड से और समुद्र की तरफ हवा चलने लग जाती है। दिन में क्या होता है, लैंड का तापमान ज्यादा हो जाता है तो समुद्र से पृथ्वी की तरफ हवा चलने लग जाती है। उसका भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड जनरेटिंग विंड एनर्जी। इंडिया ने इसमें शुरुआत कर दी है। ठीक है, लेसन द बर्डन ऑफ ऑयल इंपोर्ट बिल। ठीक है, जो ऑयल पे हमारा को आयात करने में हमारा जो खर्चा आता है उसको कम करने के लिए इंडिया ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द इंडिया हैज 50,000 मेगावाट्स पोटेंशियल। 50,000 मेगावाट पोटेंशियल भारत के अंदर है किसका, विंड एनर्जी का, जो हम क्या करते हैं, जनरेट कर सकते हैं, विच 1/4 में बी इजीली एम्प्लॉयड। ठीक है, और जिसका लगभग 1/4 भाग क्या है, काफी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक हैव हायर पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ विंड एनर्जी। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर बहुत ज्यादा इसका क्या है, पोटेंशियल है। राजस्थान के अंदर जैसे गुजरात के अंदर ये काफी ज्यादा क्षेत्र है, खाली क्षेत्र है, उसके अंदर क्या है, खुली हवाएं चलती हैं। उन हवाओं को इस्तेमाल करके विंड एनर्जी की इन क्षेत्र के अंदर काफी ज्यादा संभावना है, काफी ज्यादा पोटेंशियल है। टाइडल एंड वेव एनर्जी। टाइडल एंड वेव एनर्जी क्या है, इस ज्वारीय जो ऊर्जा बोली जाती है या तरंगी ऊर्जा बोली जाती है उसकी बात ये की जा रही है। ओशियन करंट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी। ठीक है, ओशियन जो करंट्स होती है उनके अंदर अपने आप में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को कन्वर्ट करके मानव के इस्तेमाल में लाने लायक बनाने की बात की जा रही है। लार्ज टाइडल वेव्स आर नोन टू ऑकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है उसके साथ क्या है, उच्च ज्वारीय तरंग भी आती है। मैनी एफर्ट्स फॉर द एफिशिएंट यूज ऑफ ओशियनिक टाइड्स एंड वेव्स वर मेड सिंस 17th एंड 18th सेंचुरी। 17th और 18th सेंचुरी से इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मतलब नहीं हो पाई है ये चीज, उस लेवल तक हम इसको नहीं प्राप्त कर पाए हैं। बट दीज वेव्स हैव नॉट येट बीन यूटिलाइज्ड
प्रॉपरली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन ऐसी तकनीक इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई है कि हम इनको इतने स्तर पे क्या है प्राप्त कर, इसी स्तर तक ले जा पाएँ कि हम इनको इकोनॉमिक बना पाएँ और मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएँ। जो तकनीक है वो इतनी उच्च स्तर की तकनीक इसके लिए चाहिए जो कि हमारे पास अभी नहीं है। ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? जो पृथ्वी के अंदर से जो ज्वालामुखी निकलते हैं जिस तरीके से, इससे ये क्या पता चलता है कि नीचे के जो चीज़ें हैं उनका तापमान क्या है, ज़्यादा है। तो अर्थ के अंदर से जो कन्वेंशनल करंट चलती है उनके माध्यम से पृथ्वी के ऊपर कई क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, तापमान, कुछ क्षेत्रों पे आपने गर्म पानी के कुंड देखे होंगे तो उससे क्या तापमान वहाँ पे बढ़ा होता है। तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके उससे किस तरीके से एनर्जी बनाई जा सकती है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसकी बात की जा रही। जियोथर्मल एनर्जी की जब बात कर रहा है तो इसमें हम बेसिक बातें देखते हैं। मैग्मा दैट कम्स ओवर द अर्थ सरफेस release vast amount of heat. This heat energy can be converted into the electric energy by tapping it. It is called geothermal energy. अब वो जो अगर मैग्मा बाहर आ रहा है और उस मैग्मा को अगर हम किसी तरीके से टैप कर ले उस एनर्जी को, उस हीट एनर्जी को, और फिर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लें तो वो क्या है, जियोथर्मल एनर्जी है। मेन सोर्स ऑफ दिस एनर्जी आर मैग्मा, हॉट स्प्रिंग यानी हॉट वाटर और हॉट गीजर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, धुआरे बोलते हैं इसको। ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, जो स्प्रिंग्स होते हैं, फुहारे निकलते रहते हैं वो, और मैग्मा जो आप पढ़ते ही हो ज्योग्राफी के अंदर, वल्केनिज्म वाली जो प्रोसेस है उसके अंदर। जियोथर्मल एनर्जी इज गेनिंग इंपॉर्टेंस एंड कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है। अब धीरे धीरे इसका क्या है, कह रहा है कि इसका महत्व बढ़ रहा है और कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्स है उनको क्या कर सकती है, उनको अल्टरनेटिव ये बन सकती है। इन इंडिया द मणिकर्णन इन द हिमाचल प्रदेश ए जियोथर्मल एनर्जी प्लांट हैज बीन कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या कर दिया, कमीशन कर दिया गया, कहाँ पे, मणिकर्णन के अंदर, जहाँ पे मैं अभी कुछ दिन पहले जाके आया हूँ। कहाँ पे, मणिकर्णन जो जगह है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पे क्या है, हॉट वाटर स्प्रिंग लगातार क्या है, निकलता रहता है पानी का। और कैसा पानी होता है, गंधक का पानी होता है, जिससे चर्म रोग भी दूर होते हैं। तो बहुत से स्थानीय लोग क्या है वहाँ पे क्या करते हैं, नहाते भी हैं, उसके अंदर स्नान भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, हिमाचल प्रदेश में आपके एक मतलब की चीज क्या है, मणिकर्णन हिमाचल प्रदेश के अंदर जियोथर्मल एनर्जी प्लांट को कमीशन कर दिया गया है। ठीक है। पूछ लेगा कि मणिकर्णन जगह का संबंध किससे है, तो जियोथर्मल एनर्जी से है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। ठीक है। अब है बायो एनर्जी। बायो एनर्जी में क्या होती है, जो वेस्ट हम जनरेट करते हैं उस वेस्ट को क्या किया जाता है, डिकम्पोज करके उससे बायोगैस बना के उससे एनर्जी के इस्तेमाल की बात की जा रही। ठीक है। बायो एनर्जी की जब बात की जाती है तो बायो एनर्जी रेफर्स टू एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल, रेजिडुअल, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्टेज। हम जो घरेलू स्तर पर, एग्रीकल्चर स्तर पर, म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल स्तर पे जो वेस्ट जनरेट करते हैं उसको इस्तेमाल करके जो ऊर्जा बनाने की बात है वो बायो इसके अंदर आती है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी एंड और गैस फॉर कुकिंग फूड। इससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं, हीट एनर्जी बना सकते हैं, और किससे, बाई गैस फॉर कुकिंग गैस। ठीक है। तो हीट एनर्जी बनाएंगे उसको और भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, या इससे गैस जो बनाते हैं उसको डायरेक्ट गैस चूल्हे के अंदर, जैसे गोबर गैस का आपने नाम सुना होगा, तो उस तरीके से गैस बना के भी इसका इस्तेमाल डायरेक्टली भी फूड कुकिंग में या चीज़ों को गर्म करने में किया जा सकता है। दिस कैन आल्सो सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज एंड वेस्टेज इन अर्बन एरियाज बिकॉज एनर्जी कैन आल्सो बी ड्राइव्ड फ्रॉम दीज। अभी जो शहरी, पहले हमने समस्या पड़ी थी, शहर में सबसे बड़ी समस्या मलबे कचरे के प्रबंधन की होती है। तो ये मलबे कचरे से क्या है, इस तरीके की ऊर्जा बनाई जा सकती है, गैसें बनाई जा सकती हैं। तो वो समस्या भी क्या है, हमारी समाधान इसका हो जाएगा। ठीक है। इट कैन कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रूरल पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज, इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एनहांसिंग सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन फ्यूल वुड। अब कह रहा है कि भाई जिससे अगर इस चीज़ का इस्तेमाल हो जाता है तो ग्राम के जो लोग हैं ना, उनकी जो इकोनॉमिक है उसका एक तरीके से वो खर्चा भी कम होगा, जो पोल्यूशन और वेस्ट जनरेट होता वो भी कम होगा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स थी वो भी कम होगी, और उनकी डिपेंडेंसी थी ना फ्यूल वुड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, वो भी क्या है कम हो जाएगी, जंगलों का क्या है संरक्षण हो जाएगा। ए प्रोजेक्ट इन ओखला, ओखला है
दिल्ली के अंदर इज एन एग्जाम्पल दैट जनरेट्स एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल वेस्ट। ओखला मुंबई में, दिल्ली में क्या किया गया है, म्युनिसिपल वेस्ट से एनर्जी जनरेट करने का क्या है, प्लांट लगाया गया है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। अब कंजर्वेशन की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि आप हो ज्योग्राफर भाई, और ज्योग्राफर ही कंजर्वेशन का अर्थ नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। तो कंजर्वेशन क्या क्यों करना है, क्योंकि रिसोर्स हैं जिनकी क्या है, एक निश्चित सीमा है। ठीक है, और रिसोर्स का इस्तेमाल करने के बाद रिसोर्स से कई बार वेस्ट जनरेशन भी होता है। तो रिसोर्स को कंजर्व करने का मतलब है ये नहीं है कि हम रिसोर्स का उपयोग करना ही बंद कर दें। कंजर्व करने का मतलब होता है रिसोर्स को मितव्ययतापूर्वक तरीके से इस्तेमाल करें, उसको रीयूज करें, रिसाइकिल करें, और वैकल्पिक, अगर हमारे पास दो विकल्प हैं, कोयला जलाना है, गैस जलानी है, तो हम गैस जलाएं, और गैस में और सोलर ऊर्जा में अगर हमारे पास है तो हम सोलर ऊर्जा का क्या करें, इस्तेमाल करें। इस तरीके से आपको इसको समझना है। देयर आर सम मेथड्स थ्रू विच कैन कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, adoption of renewable resources in place of exhaustible resources like solar power, wind, geothermal energy can be save our non renewable resources। ठीक है, उनको रिप्लेस कर दें, उनसे क्या है, पोल्यूशन भी जनरेट हो रहा था और दूसरा वो लिमिटेड है, तो उनकी क्या है, एक सीमा है। ये क्या है, ये अपने आप नेचर के अंदर रिन्यू होते रहते हैं, तो हम इनको इस्तेमाल करके उनके ऊपर जो प्रेशर है उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। यूज ऑफ रिसाइकल स्कार्प मेटल्स शुड बी एंकरेज्ड। अब जैसे लोहे की जो स्कार्प्स होती हैं, जापान है, जापान लोहे इस्पात के अंदर क्या है, लोहा तो पाया नहीं जाता, लेकिन वो स्कार्प से ही लोहा प्रोडक्शन करता है, और लोहे इस्पात के उत्पादन में जापान दुनिया के टॉप मोस्ट देशों के अंदर है। तो इस तरीके से हम भी जो स्कार्प्स हैं, लोहे की जो वेस्टेज है, उसको दोबारा से स्मेल्ट करके और क्या करें, दोबारा से हम उससे लोह धातु बनाएं। इसी तरीके से और धातुओं में भी जिसमें ये प्रोसेस अपनाई जा सकती है, इस तरीके को रीयूज वाली जो प्रोसेस है उसका इस्तेमाल करें। यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉर स्कार्स मेटल में भी आल्सो रिड्यूस देयर कंजप्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट हम क्या करें, कोई मेटल्स हैं उनका क्या करें, स्कार्सिटी जिसकी पहले से ही है, जैसे मान लो कि विद्युत के जो तार बनने होते हैं, तो मान लो तांबे के बन रहे हैं, तांबे के अलावा अगर उसी क्वालिटी का कोई और मेटल है जिससे उतनी क्षमता से हम विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं, तो हम उसका इस्तेमाल करें ताकि उसके ऊपर जो प्रेशर है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। एक्सपर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड स्कार्स मिनरल्स मस्ट बी रिड्यूस्ड। जो स्ट्रेटेजिक मेटल्स होते हैं जिन्हें रणनीतिक बोलते हैं, और स्कार्स जिनकी कमी है, तो इनमें जैसे टंगस्टन इस तरीके के जो खनिज होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा महत्व है फ्यूचर के लिए। उनको क्या है, अभी तत्कालिक रूप से हमें उनका एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और हाँ, उसको क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, सो दैट द एग्जिस्टिंग रिजर्व में बी यूज्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड। यही फिर क्या है, फ्यूचर में हो सकता है अभी हमें इसका बहुत अच्छा रेट मिल रहा हो, ठीक है, लेकिन कल की पीढ़ी को भी तो इस चीज़ की जरूरत रहेगी, तब हम कहाँ से लेके आएंगे, और इनके तो पूरी दुनिया में भी बहुत लिमिटेड क्या है, सोर्सेज है। तो यही चीज़ क्या है, फिर एक तरीके से गोल्ड की तरह हो जाएंगी। ये इनको क्या है, रेयर अर्थ मेटल बोला जाता है, बहुत कम मात्रा में ऑलरेडी पाए जाते हैं। आज हम इनको अगर कुछ कीमत किस चीज़ की वजह से एक्सपोर्ट कर देंगे, तो फ्यूचर में हो सकता है हमें वापस इंपोर्ट करने पड़ेंगे और भी उच्च कीमत के ऊपर। और इनके क्या है, इनके ज़्यादातर विकल्प नहीं है उस तरीके से प्रकृति के अंदर, ठीक है। तो ये अपने क्या है, इनके कंजर्वेशन की कंसेप्ट है। इस चीज़ को अपने को समझना है कि कंजर्वेशन क्यों जरूरी है और किस तरीके से किया जा सकता है। तो आज की अपनी क्लास यही थी। इसमें अपने क्या देखा, आज की क्लास में हमने देखा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, उनके बारे में अपने बात की, और एनर्जी रिसोर्सेज उनके बारे में बात की, उनके प्रमुख क्षेत्र उनके बारे में बात की। बेसिकली हमने क्या देखा कि भारत का जो दक्कन का प्लेटू है उसी के अंदर मोस्ट ऑफ क्या है, खनिज है, धात्विक खनिज है, वो क्या है, पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज पूरे भारत के अंदर क्षेत्रीय अवस्था में पाए जाते हैं। और एनर्जी सोर्स की भी अगर बात की जाए, वो भी ज़्यादातर कौन से, जो नदी घाटी क्षेत्र है, गोदावरी, सोन, वो जो नदी घाटी क्षेत्र है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है, उसी के अंदर क्या है, विस्तृत है। यही कारण है कि उसके अंदर कोयला भी पाया जाता है, चूना पत्थर भी उस क्षेत्र में पाया जाता है, लोहा भी। तो लोह इस्पात उद्योग उस क्षेत्र के अंदर क्या है, ज़्यादातर लोह उद्योग क्या है, उसी क्षेत्र के अंदर लगे हुए हैं। फिर हमने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनके बारे में बात की, जो कि नॉन कन्वेंशनल मोड ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो आज की हमारी ये क्लास थी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एक और स्लाइड में आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। साथ में आप जो समर्थ एग्जाम प्रेप की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लें, ताकि आप वीडियो को कंटिन्यूएशन में प्राप्त कर सकें, और अदर डोमेन के भी वीडियो हैं और भी जो रिसोर्स मटेरियल है उसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।